तो ये होगा स्केलेटल मसल मेटाबॉलिज्म पे, ठीक है। कल एक पार्ट बताया था इसका, एक पार्ट आज और कल बता रहे हैं, इससे पहले वाले क्लास में बताया था, ठीक है। तो ये जो बेसिकली है तुम्हारा, इसमें हम लोगों ने देखनी है मेटाबॉलिज्म ऑफ मसल टिश्यू, मतलब कोई भी मसल टिश्यू कैसे मेटाबोलाइज होता है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसकी क्या होती है। तो मसल टिश्यू जो होता है दैट इज द सिग्निफिकेंट कंज्यूमर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन, मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट्स का या ऑक्सीजन का जो कंज्यूम करता है एनिमल, तो वो थ्रू मसल टिश्यू, ठीक है। लेकिन ये होता है, डिपेंडेंट होता है कि मसल जो है कितना वर्किंग कंडीशन में है, मतलब वो कितना तरोताजा है, कह सकते हो कितना फ्रेश है, ठीक है। उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि वो कितना न्यूट्रिशन और कितना ऑक्सीजन ग्रास्प कर रहा है, मतलब मसल के सही काम करने के लिए। तो कहा जाता है कि जब अच्छा से मसल का एक्सरसाइज होता है बढ़िया, मतलब अगर टोन हो बिल्कुल, तो अकेले 60% तक का ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकता है, और उससे क्या होगा, मूवमेंट और मस्कुलर एक्टिविटी जो है वो फ्रेश क्लियर रहेगा। मसल सेल्स को हम लोग और भी कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि दे आर एबल टू फंक्शन इफेक्टिवली, मतलब अगर सब चीज सही है, मसल का टोन बढ़िया है, तो अगर कुछ देर तक नहीं भी मसल मिले, तो ऑक्सीजन मिले, तो भी मसल अपना काम कर सकता है। कहने सेंस है, जैसे ऑक्सीजन की कमी होता है तो क्या होता है, जो सिस्टम होता है वो एनारोबिक कंडीशन में आता है, तो वहाँ लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। लेकिन अगर ऑलरेडी मसल टोन है, उस वो अडप्ट है उस माहौल के लिए, तो कुछ देर ऑक्सीजन ना भी मिले या फिर हार्ड वर्क हैवी एक्सरसाइज हो जाए, तो भी एनिमल ऑक्सीजन के कम रहने पर भी अपने आप को अडप्ट करके रखता है। तो for that reason muscle cell contains notable amounts of muscle glycogen and phosphocreatine। तो ये जो मसल ग्लाइकोजेन है, ग्लाइकोजेन क्या है, वो एक एनर्जी रिच फॉर्म है जो कि एक स्टोर रहता है ना, एनर्जी है जो कि स्टोर रहता है। और फॉस्फोक्रिएटिन है जो कि इसको अलग जब होती है, ब्रेकडाउन होती है, मेटाबॉलिज्म जब होती है, तो जो क्रिएटिनिन काइनेज जो है और फास्फोरस, ये जब अलग होता है तो ग्लाइकोजेन को, मतलब ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस को अचीव करता है। तो ग्लाइकोजेन टूट के फिर ग्लूकोज बनता है, जैसे कि एटीपी के थ्रू मसल्स अपने एनर्जी को यूज करता है, ठीक है। तो एनर्जी सोर्सेस इन मसल टिश्यू, एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया। दूसरा है सार्कोप्लाज्म कंटेन्स एन अमाउंट ऑफ एटीपी दैट इज सफिशिएंट फॉर 1 सेकेंड ऑफ इंटेंसिव एक्सरसाइज, ठीक है। एटीपी जो है वो सफिशिएंट होता है, एक एटीपी 1 सेकेंड के इंटेंसिव एक्सरसाइज, एक्सटेंसिव नहीं, इंटेंसिव नॉर्मल वर्क के लिए। तो एटीपी जो होता है दैट इज रिप्लेस्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस, कहाँ कहाँ से निकलती है, एक तो फॉस्फोक्रिएटिन से, दूसरी मसल ग्लाइकोजेन से, ठीक है भाई, मतलब ग्लाइकोजेनोलाइसिस के बाद। तीसरा है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सर्कुलेशन, वहां से मिलती है ना, जैसे ग्लूकोज, फैटी एसिड्स है, कीटोन्स है। और चौथी जो है दैट इज अमाइनो एसिड्स, और ये होती है सर्कुलेशन से या फिर इंटरनल मसल के अमाइनो एसिड्स से मिलती है। तो जब इन एडिशन टू इंडिविजुअल मेटाबॉलिक पाथवे की बात करें, तो कुछ और भी एंजाइम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। इसके लिए जो सबसे पहला है दैट इज क्रिएटिन काइनेज। तो ये वही जो फॉस्फोक्रिएटिन है, जब उसके साथ एडीपी मॉलिक्यूल मिलता है, तो दैट विल ब्रेक डाउन इनटू क्रिएटिन प्लस एटीपी, ठीक है, जो कि फिर एनर्जी सोर्स देता है। अदर वन इज द एडिनाइलेट काइनेज। अब ये क्या करता है, दो एडीपी मॉलिक्यूल जब मिलते हैं, तो फर्दर जो चेन रिएक्शन होती है उससे बनती है एएमपी प्लस एटीपी। तो फर्दर एटीपी जो है वो यूटिलाइज हो जाती है बॉडी को, और एएमपी जो है, क्योंकि ये एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट है, तो ये मतलब अपने आप को प्रिपेयर करके रखती है दोबारा एडीपी में चेंज करने के लिए, और फर्दर फिर एडिनाइलेट काइनेज के प्रेजेंस में एटीपी बनाने के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स और उसके मेटाबॉलिक डिफरेंसेस की,
तो बेसिकली दो तरह के मसल फाइबर्स, एक स्लो होते हैं, एक फास्ट एक्टिंग होते हैं। तो जो स्लो वाले होते हैं दैट इज रेड मसल फाइबर्स, और जो White फास्ट muscle. होते हैं वो दैट इज व्हाइट मसल फाइबर्स। Fibers of striated muscle can be divided into two basic types. तो रेड मसल फाइबर जो होता है दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन, मतलब उसमें ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो ज्यादा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया और रिच ज्यादा होता है। वैस्कुलर सप्लाई। ठीक, सो ये Yes. डिटरमाइन करती है रेड फाइबर इन स्पेशलाइज एरोबिक मेटाबॉलिज्म, मतलब जब एरोबिक whenever there is the presence of oxygen, so in that condition these red muscle fibers will act fastly or quickly, ठीक है, लेकिन एरोबिक कंडीशन में। सो द फंडामेंटल एनर्जी सोर्स इज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। Yes, yes. लेकिन जब एक्सरसाइज होता है, उसकी इंटेंसिटी जब बढ़ती है, तो क्या होता है, जो मसल डिपेंडेंस होता है वो कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड हो जाता है, ठीक है, एनर्जी सोर्स के लिए वो Yes. कार्बोहाइड्रेट पे चला जाता है। तो वहां क्या होता है, वहां फिर ये थोड़ी सी स्लो हो जाती है, क्योंकि ये एरोबिक कंडीशन में इसको मतलब प्योर फॉर्म चाहिए, है ना, एटीपी चाहिए तभी जाके वो वर्क कर सकता है। तो एक्सटेंसिव कंडीशन के लिए क्या है, देखो व्हाइट मसल फाइबर्स जो है दैट आर कंटेन लेस मायोग्लोबिन एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड हैव अ पुअर ब्लड सप्लाई कंपेयर टू रेड मसल फाइबर्स। ठीक है, रेड मसल फाइबर के कंपैरेटिवली ये वीक है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया मायोग्लोबिन जो है वो कम है, और दे हैव आल्सो अ वेरी पुअर ब्लड सप्लाई। लेकिन अब कॉन्ट्ररी में देखो क्या है, कि दे आर रिच इन ग्लाइकोजन एंड एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, मतलब इसके पास ऑलरेडी एनर्जी जो है वो स्टोर्ड है, स्टोरेज फॉर्म, ठीक है। सो देयरफॉर दे आर वेरी एक्टिव फॉर पावरफुल एंड रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन फ्यूल्ड बाय एनारोबिक, मतलब जब एग्जॉस्टिव, ठीक है, एग्जॉस्टिव वर्क की जरूरत होती है, तो उस समय ये मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये एकदम रेडीमेड फूड है, जब जैसे भूख लगा खा लिया। लेकिन ये चीज क्या है, ये फाइबर टाइप का काम करता है या फिर प्रोटीन टाइप का काम करता है, कि है स्टोर, लेकिन जब इसको जरूरत होती है, जब इसके रिक्वायरमेंट लगती है कि हाँ अब काफी शॉर्ट टर्म में लॉन्ग इफेक्ट चाहिए, तो वहां पर जाकर व्हाइट मसल फाइबर्स का यूज शुरू होता है। तो ये क्या करते हैं, ये काफी इफेक्टिव होते हैं, पावरफुल होते हैं, और इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बहुत ही जल्दी होता है और बहुत कम टाइम में होता है। लेकिन सबसे इफेक्टिव चीज है दैट इज एन एरोबिक कंडीशन में होती है। Metabolic. So as the fibers contract, the pace of glycogenolysis and anaerobic glycolysis increases rapidly, ठीक है। जब फाइबर कांटेक्ट होता है तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोसिस जो है वो तुरंत होती है। इससे क्या होगा, जो लैक्टेट एक्युमुलेट रहता है मसल्स में, ठीक है, जो जिससे क्या होता है, दर्द होता है और मसल में फैटिगनेस शुरू होती है। तो देयरफॉर दे आर आइडियल फॉर एन एनारोबिक लोड। तो इससे क्या होगा, जो कंडीशन है वो कंप्लीट एरोबिक से एनारोबिक में हो जाएगा। तो उसके उस कंडीशन में फिर ये जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस है, ये इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है और ये रैपिडली रैपिडली यूज में आते हैं, ठीक है। तो लैक्टेट पिछले क्लास में ही बताया था, लैक्टेट जो होता है वो क्या होता है, मसल्स में होते हैं, लेकिन जो इनका फ्रीक्वेंट यूज होता है, एप्लीकेशन होता है, वो वापस लीवर में आके करते हैं, ठीक है। तो लैक्टेट इज रिलीज फ्रॉम मसल इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ये कैरी फॉरवर्ड होती है लीवर तक। तो लीवर में क्या होता है, लैक्टेट जो होता है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के कारण ग्लूकोज में, ठीक है, और ये फिर Glycogen. वापस जाता है ब्लड स्ट्रीम में और मसल तक पहुंचता है, और मतलब इतना फास्ट काम करता है कि तुरंत से एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल करता है। पूरा हो जाता तो लैक्टेट ऑल्सो सर्व्स एन एनर्जेटिक सबस्ट्रेट फॉर हार्ट, क्योंकि हार्ट को तो और तुरंत चाहिए होती है एनर्जी, क्योंकि वो है। Yes, नॉर्मल sir. कंडीशन में रहती है, इसलिए वहां पर ये व्हाइट मसल फाइबर्स काफी असरदार होते हैं। So the majority of striated muscles in the body are formed by the combination of both type of fibers, रेड मसल भी और व्हाइट मसल फाइबर भी होते हैं। लेकिन देयर ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन सप्लाई, एनारोबिक एंड एरोबिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मतलब जैसा अकॉर्डिंग Yes, है sir. इंटेंसिटी या फिर लेंथ ऑफ एक्सरसाइज, जैसा बढ़ता घटता है उसके हिसाब से ये मसल्स जो है प्रिवेल करते हैं, रहते हैं वहाँ, ठीक है। Yes. अब बात करें इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स ऑन मसल मेटाबॉलिज्म, मतलब मसल मेटाबॉलिज्म में
कुछ हार्मोन्स है जो कि काम आते हैं। तो उसमें जो मतलब कह सकते हो ऐसे कि मसल मेटाबॉलिज्म मॉड्यूलेटेड बाय न्यूमरस हार्मोन्स, ठीक है, काफी सारे हार्मोन्स से इनका मॉड्यूलेशन होता है। तो उसमें जो सबसे बेसिक होता है दैट इज द इंसुलिन, बिकॉज इट इंक्रीजेस द एंट्री ऑफ ग्लूकोज, GLUT4 एंड फैटी एसिड्स इनटू मसल सेल्स। ठीक है, इंसुलिन ही है ना, यस जो सर। कि यस सर। मतलब एक तरह से ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेगा या मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, और जो भी लैक्टेट फॉर्म में है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके तुरंत से आइदर मसल्स में डालेगा एज ए मायोग्लोबिन, या फिर ब्लड स्ट्रीम में आकर मतलब जहां भी उसकी रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करेगा। ठीक है, तो concurrently insulin also activates anabolic process for the formation of glycogen, है ना, triglycerides and proteins। और जो ओके। कैटेकोलामाइंस होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं मसल ग्लाइकोजिनोलाइसिस को और लाइकोलिसिस को। मतलब जो इंसुलिन हो गया, ये ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड हो गया और प्रोटीन हो गया, इस चीज के फॉर्म को मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उसको ब्लड स्ट्रीम में दे दिया और बाकी को रख लिया। क्योंकि जो कैटाकोलामाइंस हैं, जो ये बचे हुए चीज हैं, इनको रीयूटिलाइज करता है, मतलब इनको ब्रेक डाउन करता है और फिर एनर्जी सोर्स लाके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू रिक्वायर्ड टारगेट सेल्स को देता है, और वो फिर एनारोबिक कंडीशन हो या एरोबिक कंडीशन हो, जनरली एनारोबिक कंडीशन में होता है, उस समय वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक टर्म आती है मसल मसल फैटिग। मसल फैटिग मतलब जब कोई भी मसल बहुत ज्यादा इंटेंसिवली या एक्सटेंसिवली जब एक्सरसाइज करने लगता है, ठीक है, वर्क करता है, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, एनारोबिक कंडीशन शुरू होता है, जो अवेलेबल एटीपी होता है वो कम होने लगता है। तो उस कारण से जो कंडीशन जो क्रिएट होती है दैट इज अ मसल फैटिग। मतलब मसल का एक तरह से थक जाना। तो ये जो डिग्री ऑफ फैटिग होता है, ये इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द लोकल इंक्रीज इन लैक्टेट कंसंट्रेशन एंड पीएच डिक्रीमेंट। जैसे जैसे पीएच का गिरना होता है, एसिडिक मीडिया में आता है, और लैक्टेट का जो कंसंट्रेशन जिस तरह से बढ़ता है घटता है, उसको हम लोग डिग्री ऑफ फैटिग कहते हैं। कितना हो गया है ना, उसके हिसाब से फैटिगनेस इतना ज्यादा है या कम। So this is an important protective mechanism which should alert an individual of the danger of a muscle cell damage। मतलब एक तरह से कहो ये जो मसल फैटिग है दैट इज द पॉजिटिव थिंग, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। मतलब सेल के डैमेज यस होने सर। से पहले ये एक्शन में आ जाता है कि भाई अब इससे ज्यादा वर्क नहीं हो सकता है, अब हमें फर्दर रेस्ट दो। अलग से सोर्स दो एनर्जी का, अदरवाइज वी विल नॉट वर्क। तो मसल फैटिक जो है कैन बी डिक्रीज बाय सिंपैथेटिक एक्टिवेशन और कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस का बेसिक रोल वही था, जैसे ग्लाइकोजेनोलाइसिस कर देगा, है ना, तो जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़कर फिर ग्लूकोज बनाएगा, तो वहां से फिर मसल्स को एनर्जी मिलती है और वो अपना वर्क नॉर्मल वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है सिंपैथेटिक एक्टिवेशन के कारण। तो जो ट्रेंड इंडिविजुअल्स होते हैं दे हैव अ शिफ्टेड थ्रेशोल्ड ऑफ मसल फैटिक बिकॉज मसल देयर फैटिग। मसल आर हैबिचुएटेड टू ग्रेटर लोड्स ऑफ स्ट्रेस, है ना, हाई एनर्जी स्टोर्स होते हैं उसमें, और जो लोड होता है स्ट्रेस का उसको वो हैबिचुएटेड होते हैं, मसल्स को, सेल्स को, टिश्यूज को, उस हिसाब से वो उन्होंने बना रखा है कि कम भी मिलेगा एनर्जी तो वो अपने आप को मतलब एनारोबिक कंडीशन में नहीं आने देगा। दूसरी है जो रेड मसल्स फाइबर्स होते हैं उससे ज्यादा वो वहाँ व्हाइट मसल फाइबर्स बनते हैं। अब बेसिकली ये ब्लड ग्लूकोज और मसल ग्लाइकोजन दोनों से आती है ग्लूकोज। यस ग्लाइकोलाइसिस सर। में क्या होगी, ये ग्लूकोज एटीपी और पायरुवेट में चेंज होती है। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ ऑक्सीजन जाएगा, लैक्टिक एसिड होगा ब्लड में, तो देयर विल बी नो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज देयर। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो करता है तो यही एटीपी और जो पायरुवेट बनता है, जहाँ जिस एरोबिक कंडीशन में पायरुवेट चला जाएगा, ठीक है, थोड़ा एटीपी जाएगा। यस। जो लैक्टिक एसिड जब बनेगा वहां तो एटीपी कम जाए, एटीपी ज्यादा जाएगा और पायरुवेट कम जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से उसको यस सर। regulate करता है। अब न्यूरोमस्कुलर फैटिक की जब बात करें तो जैसे जो मसल फाइबर है और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम है, इसके थ्रू क्या चलती है कि मसल फाइबर का कहना है कि वी नीड मोर एसिटाइल कोलिन टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब उसको न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा चाहिए, तभी तो जाके वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन नर्वस सिस्टम क्या बोलता है कि नहीं, सो आउट ऑफ शेप,
मतलब मैं अपने शेप से बिगड़ रहा हूँ, मेरे पास जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट आई डोंट हैव, सो आई कांट गिव एनी मोर एनी फास्टर, नहीं दे सकते, और तुम्हें न्यूरोट्रांसमीटर नहीं दे सकते। तो उसके लिए फिर यही ग्लाइकोलाइसिस नॉक्सिनर कंडीशन में एटीपी और पायरुवेट बनता है और फिर ये सप्लाई करता है। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम वहां खत्म हो जाती है, वहां कैटेकोलामाइन से काम शुरू होता है। फिर जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस होती है उसके थ्रू फिर ग्लूकोज बना लेता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की बात करें अमीनो एसिड्स में, तो स्ट्रेटेड मसल जो होते हैं दैट आर कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ब्रांच चेन एंड थिक एसिड। स्ट्रेटेड मसल्स की बात, Amino acid. they are Yes, capable sir. of metabolizing branched chain amino acids। तो इसमें क्या है, जो कार्बन बैकबोन्स होती है दैट आर यूटिलाइज्ड इन मेटाबॉलिज्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, Energy metabolic. और अमीनो ग्रुप्स जो है वो सर्व करते हैं टू सिंथेसिस ऑफ एलानाइन, ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन। तो ये जो एलानाइन, ग्लूटामाइन और ग्लूटामेट है जी, ये सब क्या है, दीज आर द अमीनो एसिड्स। ठीक है, जो सर्व करते हैं प्राइमरी ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ अमोनिया इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू रिलीज होते हैं। तो ये जो है ये डीएमिनेट करता है लीवर को और अमोनिया को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू द यूरिया। तो उसमें जो भी अनवांटेड एनारोबिक कंडीशन में जो भी अनवांटेड मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जो अमोनिया बनते हैं उसको यूरिया में कन्वर्ट करके एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर कर देता है। ठीक है, इसलिए इसकी बहुत Yes, sir. ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सो द लिवर इज कैपेबल ऑफ रीसिंथेसाइजिंग एलानाइन इनटू ग्लूकोज एंड द एलानाइन साइकिल इज कंप्लीट। ठीक है, मतलब एलानाइन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और जो साइकिल है मतलब कैसे हो गया, जो ज्यादा ग्लूकोज बना लेकिन फिर चूंकि एनारोबिक कंडीशन है वहां वेस्ट प्रोडक्ट्स आती है, दैट विल कंपोज्ड ऑफ अमोनिया, फिर उस अमोनिया को यूरिया के फॉर्म में करके वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर करती है। तो मतलब जो मेटाबॉलिज्म है उसको क्लियर और कन्फाइंड रखता है। ठीक है, तो ये एलानाइन, Yes. ग्लूटामाइन और ग्लूटामेट, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स। सो दीज अमीनो एसिड्स बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द, मतलब बहुत जब प्रोलॉन्ग फास्टिंग या हैवी एक्सरसाइज होगा उस समय ये तीनों अमीनो एसिड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें स्पेशली कॉर्टिसोल की, तो ये स्टिमुलेट करता है प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को। ठीक है, इन द मसल्स, और ये रिलीज करता है डिफरेंट अमीनो एसिड्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड एज सबस्ट्रेट्स फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर ये अमीनो एसिड्स नहीं होंगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, सो Yes, इट sir. इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जब क्रेटीन और फॉस्फोक्रेटीन की बात करें तो क्रेटीन जो होती है वो सिंथेसाइज करती है किडनी और लीवर में फ्रॉम ग्लाइसिन, आर्जिनिन और एस एडिनोसाइलोथेमिथिन। ठीक है, तो ये सिलमेथिओनिन जो है ये ग्लाइसिन और आर्जिनिन तीनों मिलकर क्रेटिनिन को सिंथेसाइज करता है किडनी, लीवर में। और मसल में क्रेटिनिन जो होता है दैट इज फॉस्फोराइलेटेड, मतलब दे ऑलरेडी हैव द कैपेबिलिटी टू कंज्यूम एटीपी और they are also catalyzed by creatine kinase। तो इससे क्या होता है, जब फॉस्फोराइलेशन होता है क्रेटीन का टू फॉस्फोक्रेटीन। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एटीपी भी है और क्रेटीन काइनेज है। तो नॉन एंजाइमेटिक साइक्लिजेशन की जब बात करें क्रेटीन की, तो इट विल फॉर्म्स क्रेटिनिन, दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट विच विल एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। ठीक है, तो क्रेटीन को क्रेटिनिन के फॉर्म में चेंज करके इसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। अगर यही क्रेटिनिन बाहर ना आए तो मेटाबॉलिक डिजीज हो सकती है। ठीक है, और काफी कुछ प्रॉब्लम Yes, sir. क्रिएट हो सकता है। इसका डायरेक्ट हार्ट पे भी इफेक्ट है, Exactly. क्योंकि वेस्ट मटेरियल निकला नहीं और ब्लड स्ट्रीम में रह गया तो वो कंप्लीट सर्कुलेट करते रहेगा। तो जितनी एनर्जी Yes, की sir. रिक्वायरमेंट है आपके पास, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दिस Yes, sir. प्रोसेस शुड बी कंटिन्यू। डायग्नोस्टिक्स की बात करें इन मसल डिजीज में, तो जो क्रिटिन काइनेज है ये डिफरेंशिएट करता है अलग अलग लीजन साइट्स को। ठीक है, जैसे सीकेएमएम दिया है, एक सीकेएमबी दिया है, मतलब वही क्रिटिन काइनेज। ठीक है, तो एक मायोकार्डियम में हो गया और एक स्केलेटल मसल्स में हो गया। ठीक है, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट होती है जो कार्डियक मार्कर है दैट इज ट्रोपोनिन आई एन टी।
ये दोनों स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर है और जब पीक कंसंट्रेशन जब पहुंचता है 14 आवर्स में आफ्टर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो इसकी लेवल जो है इंक्रीज कर जाती है और जैसे इंक्रीज करेगी तो मायोग्लोबिन में जो मायोग्लोबिन जो है दैट विल रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर डैमेज टू स्केलेटल और कार्डियक मसल, ठीक है, और दैट विल लीड टू कॉज द किडनी फेल्यूर, ठीक है। ये क्रिएटिनिन के कारण होता है, दैट इज क्रिएटिनिन काइनेज। सो as a cardiac marker its specificity is low but it reaches peak concentration in just 6 hours after myocardial infarction. जैसे ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी का लेवल बढ़ता है तो समझ लो कि आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब मसल्स के जो कार्डियक मसल्स के जो कार्डियक मसल्स जो है उसमें कहीं ना कहीं आपका इन्फार्क्शन शुरू हो गया, ठीक है, मतलब उसका एक तरह से डिलिटरेशन शुरू हो जाती है। तो ये CKMM और CKMB is a very much required thing to maintain the level of creatine kinase into the cardiac muscle tissue.